गाइस, आज की क्लास जो हम करेंगे दैट विल बी ऑन अदर सब्जेक्ट्स अदर देन पाकिस्तान अफेयर्स, एंड दिस इज especially for the students who are at the beginner level, who have just started the preparation, and if they have to ace the exam in the remaining month. For example, it is May right now, and you have nearly 7 whole months remaining. तो आपने 7 months में बाकी सब्जेक्ट्स को किस तरह लेके चलना है? What I have learned from my 2 attempts, from the experience of my 2 attempts, and I qualified both of them. तो जो चीजें मैंने जिस तरह चली थी, एक तो मैंने आपको कुछ ओरिएंटेशन में बताया, बट दैट वाज ऑल आइडियलिस्टिक। जो मैंने आपको एक शेड्यूल शेयर किया, दैट वाज अनदर थिंग, आइडियल पर्सपेक्टिव। रियल में जो पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उस क्लास में नहीं बताता, आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक सेकंड दफा अपीयर होने जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट पे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स तो हमारा चलता रहेगा साथ साथ, इट इज अ लॉन्ग जर्नी फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, बट टुडे वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ you can focus on the other remaining subjects in the given time, and whether many of you they want to hear कि क्या हमें एकेडमी जाने की जरूरत है या नहीं. So these questions must have raised in your minds. अब इसका हमने आंसर जो है वो करना है, और मैं कुछ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करता हूँ कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया और आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर किसी को लगे कि ये क्लास थोड़ी सी इरेलीवेंट है, तो वो भले आज छोड़ के चले जाए, लेकिन जिसको लगे कि रेलिवेंट है तो वो एंड तक देखे। और मुझे पता है कि आप लोग इतना रिकॉर्डिंग नहीं देखते, सिवाय वो उन स्टूडेंट्स के जो जॉब्स के अंदर जो है एंगेज हैं। लेकिन जो एक बहाने से दूसरे बहाने से क्लास टाइम पे अटेंड नहीं करता, इट मीन्स के ही इज नॉट सीरियस. सो लेट्स स्टार्ट. मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि आई हैव टू राइट ऑन द लैपटॉप. अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऐसे की बात करें, कुछ ऐसे के ऊपर मैं आपको टिप्स शेयर कर दूं कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं हमेशा जो चीज़ बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जिस तरह मैंने दोनों जर्नीज में किया. इसके अलावा मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे मैंने किस तरह स्टार्ट किया, अब इसको थोड़ा सा मैं लिंक करता हूँ अपने बैकग्राउंड से. जो मेरा बैकग्राउंड था, दैट वाज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? एंड आई एम द ग्रेजुएट ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूट, एंड दैट इज यूईटी. At that time, I was not good in English. What does it mean? I was not good in English. It means that yes, I was very much involved in extracurricular activities in my university, but उसका उसका ताल्लुक प्रैक्टिकल जो सीएसएस के लिए रिक्वायरमेंट है उससे नहीं था. तो आई वॉज नॉट गुड, और आई वॉज नॉट, यू कैन से, इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग माई कमांड ओवर इंग्लिश इन माय यूनिवर्सिटी टाइम. तो ये मैंने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के बाद. सो आप समझें कि मैं तब बिगनर लेवल पे था. तो उस वक्त जब मैं गया, बिल्कुल जिस तरह आप स्टूडेंट्स हैं, आप देखते हैं ओरिएंटेशन देखते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं कोई सेशन, तो मैंने उसी तरह एक एकेडमी ज्वाइन की स्टार्ट में.
आई ज्वाइंड नोवा, आई थिंक नोवा, जो नहीं नहीं, ये जो है एक आपके एसएसपी साहब की है यहाँ पे लाहौर में। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, मैं नाम भूल गया हूँ। मैंने वो ज्वाइन की एकेडमी, ठीक है। अब आई वेंट देयर फॉर 15 डेज। वो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग डेज थे। मैंने कहा कि जी मैंने अब सीएसएस करना है। मुझे सबने कहा अच्छा आपने सीएसएस करना है, आओ मैं तुम्हें एकेडमी में एडमिशन दिलवाता हूँ। आई सेड ओके। तो एट दैट टाइम आई वाज नॉट good financially as well, so I had to take loan to enroll myself in an academy. तो मैंने इसी तरह लोन लिया। I used to teach students in part time, home tuitions पढ़ाता था, and used to go house to house for the tuitions. तो मैं जब वहां पे जाता था और इस तरह करता था, तो आई यूज टू जनरेट माई ओन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर वट एवर द एक्सपेंडिचर आई हैज। और उसके बाद जो मैंने अपना जो घर भी था उसको भी मैं सपोर्ट करता था, बिकॉज आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ माई हाउस एज वेल, क्योंकि ग्रेजुएट हो गया था। तो ये सिचुएशन थी मेरी, बट स्टिल आई मैनेज एंड आई एनरोल्ड इन ऑफिसर्स एकेडमी। द नेम वाज ऑफिसर्स एकेडमी। अब वहां पे मैं गया हूँ और वहां पे उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट कर दिए। और मैं बात कर रहा हूँ अभी ऐसे की। अब जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने एक साथ स्टार्ट कर दिए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, एंड आई वाज कंप्लीटली फेड अप विद दिस मेथड, एंड आई क्विट द एकेडमी हाफ वे। और 15 दिन में गया हूँ। आई पेड देम एट दैट टाइम 15,000 फॉर 1 मंथ, और मैंने क्विट कर दिया। फिर उसके बाद आई रिमेन क्वाइट डीमोटिवेटेड फॉर सम टाइम कि जी अब क्या करूंगा, ये तो समझ नहीं है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है सीएसएस करना। तो फिर कुछ टाइम गुजरा, एंड आई वेंट टू कायदे आजम लाइब्रेरी। व्हेन आई वेंट टू कायदे आजम लाइब्रेरी, तो वहां पे मुझे मेंटोर मिली मैडम फिजा। सो शी वाज द वन हु वर्कड ऑन माय इंग्लिश स्किल्स। और ये तब की बात है जब अरसलान भी जो मेरा फ्रेंड है उसने भी तैयारी शुरू की हुई थी। लेकिन आई वाज नॉट अलाइंड विद हिम। मैं थोड़ा सा खुद देखना चाह रहा था क्या है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि अरसलान कर क्या रहा था, क्योंकि इट वाज 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, जब जॉब्स थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने किया, एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर सीएसएल। तो व्हेन आई विजिटेड मैडम फिजा, फर्स्ट शी वर्कड ऑन माय vocab skills। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए टिप्स हैं कि आपने क्या करना है। जो मैंने किया था, बेसिकली आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैच करता है, वो उनसे थोड़ा सा इन चीज़ों से ज्यादा लर्न कर सकते हैं। अब वोकेबलरी, आई वाज वेरी वीक इन वोकेबलरी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वर्ड देती थी, वो मैं उसको याद करता था। देन व्हाट शी डिड वाज टू वर्क ऑन माय ग्रामर। अब ग्रामर पे बहुत उन्होंने मजे का काम करवाया। किस तरह काम था, ये आप सब ने समझना है, और आप खुद भी ये कर सकते हैं। करेक्शन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट किया। अब आपको तो लगेगा ये बहुत ही बचगाना सी चीज है, करेक्शन एक्सरसाइजेस से हमारा क्या बन सकता है, हम कैसे करेक्शन एक्सरसाइजेस कर करके इंग्लिश पे बेहतर कर सकते हैं, ये तो 9th 10th का काम है। बट दैट्स नॉट द केस। अब करेक्शन एक्सरसाइज करने से आपको क्या होता है, when you find out the mistakes yourself कि भाई इस सेंटेंस के अंदर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस सेंटेंस के अंदर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपके माइंड में वो जहन नशीन होने लग जाती है मिस्टेक्स। और जब आप खुद वो लिखते हैं चीजें, तो आपको उनसे काफी ज्यादा जो है वो फायदा होता है, और आप वो मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं। So if you have to work on your grammar, and if you are beginner, you have to do this thing. You have to work on your correction exercises. There are multiple sources available on internet. You can check anyone and you can practice these exercises. This was the first thing. The second thing, she explained me the outline of essay. कि जी ये आउटलाइन है, जैसे टेररिज्म है, सिंपल से टॉपिक स्टार्ट किए। आउटलाइन ऑन एसेस। अब एसेस कौन से होते थे, आज वाले नहीं कि भाई आपने सीएसएस का पास पेपर ऐसे देख लिया और उस पर स्टार्ट कर दिया। व्हेन यू आर एट बिगिनर लेवल, तो यू हैव टू वर्क ऑन वेरी सिंपल एसेस लाइक टेररिज्म हो गया, ठीक है, इसी तरह टूरिज्म हो गया, इसी तरह एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको आप कह सकते हैं थीम्स, ऐसे के थीम्स। इन पे काम करना शुरू किया पूरा पूरा दिन। अब मैडम एक कोई ऐसे एजुकेशन पे लिखती थी कि एजुकेशन इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इन पाकिस्तान, दैट वाज वेरी ब्रॉड टॉपिक। उस पे आउटलाइन बनाता था और सारी चीजें लिखता था, मैनेज करता था। तो पूरा पूरा एक दिन जो है वो उसमें डाटा इकट्ठा करने के लिए निकल जाता था। और ये जब डाटा इकट्ठा किया, फाइनल जो डाटा बना, वो जो मैंने आप सबके साथ शेयर करूंगा, ये अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। तो दीज वर माय ऐसे आउटलाइंस जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखी थी। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल।
अब इस पैटर्न पे उन्होंने पैटर्न डेवलप किया। फॉर एग्जांपल अगर ये है आपका वुमेन इश्यूज पे, ठीक है, एक ये थीम है, तो आई प्रिपेयर्ड दिस होल थीम, हाउ टू इम्प्रूव वुमेन राइट इन पाकिस्तान। तो एक उनका ये स्टाइल था जो मैंने फॉलो किया कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, अब थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी, सिंपल उसके अंदर जो भी आपका मेन थीसिस है एक दो लाइन में वो लिखते हैं। फिर जनरल कंडीशन वुमेन प्राइड इन पाकिस्तान, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये डिफरेंट हेडर्स डाल के इसके नीचे उनके सब हेडिंग, यानी दिस इज वन पैराग्राफ। फिर उसका हम फ्रेजेस में मैडम ने कहा कि आपने लिखना है। अब मैडम का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग माई सेल्फ कि जी मैं इस तरह करता था, बिकॉज शी वॉज द वन हु टॉट मी। नाउ आई यूज टू राइट इन फ्रेजेस, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, honor killing, grotesque menace, ubiquitous sexual harassment, prevalent acid attacks, rampant sex slavery, cat calling at workplace. So whatever this is, so these are all social issues. So I used to compile all these whole outlines on different topics. That was my like the activity at that time. और मैं उस वक्त जो डेली करता था मोस्टली ऐसे पे आपका 4-5 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद फिर ग्रामर एक्सरसाइज करेक्शन एक्सरसाइज करनी होती थी, और फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट शुरू किए। तो इस तरह अगर आप एक प्रैक्टिस करें, अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है कि आपको एक आउटलाइन डिफरेंट थीम्स की तैयार करें, उसके ऊपर डाटा इकट्ठा करें और उसको लिखें, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, उसका डाटा इकट्ठा करने की, आउटलाइन बनाने की। दूसरी चीज साइमल्टेनियसली आप क्या करें, ग्रामर पे काम करें अभी इस वक्त, और अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करें। वोकेबलरी के लिए वोकैब बिल्डर यूज कर सकते हैं। कौन से वोकैब बिल्डर, कारवान की बुक है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेरा स्टार्टिंग था कि मैंने इस तरह स्टार्ट किया। अब जिनका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से शेयर होता है तो वही चीजें करें। और साथ साथ जैसे पाकिस्तान अफेयर की मेरे हमारी हफ्ते में 4 दिन क्लास है, तो अब पाकिस्तान अफेयर को भी टॉपिक वाइज कवर करते रहें। तो यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं? लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज द टाइम एट विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील डीमोटिवेटेड स्टार्ट ऑफ द जर्नी, एंड दे डू मल्टीपल थिंग्स। वो हर किसी से पूछते हैं आपने क्या किया, आपने क्या किया। भाई आप खुद करो अपना जो आपने करना है, दूसरों से पूछ के क्या करना है। इज माई वॉइस क्लियर? अच्छा जी। अब ये चीज मैंने आप लोगों के साथ ऐसे में शेयर की, ऐसे की सेपरेट हम क्लास डिफरेंट करेंगे कि भाई ऐसे का आउटलाइन किस तरह बनानी है, ऐसे की बाकी चीजें क्या हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी मुझे, और एक काम करना पड़ेगा जो मैंने नहीं किया। हर दफा मैं कहता हूँ कि मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करवाता, क्योंकि इसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ती है। मैं ऐसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ अभी, ठीक है। अब ये तो ऐसे के लिए आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ दिन बाद मैं दोबारा बताऊंगा अरसलान के साथ कि हमने ऐसे को किस तरह किया, और आप जो है वो चीज कर सकते हैं। ग्रामर के लिए देयर इज नो पर्टिकुलर बुक, यू कैन फॉलो एनीथिंग, बट यू हैव टू वर्क ऑन करेक्शन एक्सरसाइजेस। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज थी जो आप करेंगे प्रेसी के लिए, मैंने आपको प्रेसी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेसी के लिए जो तीसरी चीज करेंगे वो ये, मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी कहा था कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल या कॉलम, उनको रीड करें, ठीक है, उनको अपने वर्ड्स में रीराइट करें, और इसके साथ एक अपना जो है एक्सप्रेशन नोटबुक बनाएं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने शुरू में काम करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी एक्सप्रेशन नोटबुक अगर मेरे लैपटॉप में सेव है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास आई थिंक नहीं है डायरी। मेरे पास मेरी डायरी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल नेट पे, कहीं और होगी, मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो एक्सप्रेशन डायरी बनाएं। एक्सप्रेशन डायरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको टेल ऑफ टू सिटीज का बताया, वो फर्स्ट पैराग्राफ इंटरेस्टिंग था, आई हैव मेमोराइज्ड इट, सो यू कैन डू इट एज वेल। अब मैं थोड़ा सा आपको देख लूं कि मेरे पास एक्सप्रेशन डायरी है या नहीं है। मेरे पास डायरी नोट्स नहीं है। शाहजेब, अगर आपके पास मेरी वो डायरी पड़ी हुई है पीडीएफ में, तो यू कैन सेंड मी सो दैट आई कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ तक क्लियर है? अब ये दो चीजें आप करेंगे स्टार्ट में, बाकी चीजें छोड़ दें कि ऐसे पे बाकी क्या करना है, प्रेसी पे क्या करना है। प्रेसी के लिए ये करते रहें, वोकैबलरी करते रहें, ग्रामर करते रहें, और ऐसे के लिए इन थीम्स के ऊपर अपना कंटेंट गैदर करें।
कंटेंट के लिए आप गूगल को यूज करें, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग देयर, यू डोंट हैव टू फाइंड और परचेज एनी स्पेसिफिक बुक फॉर दीज थिंग्स। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया कि एसए और प्रेसी पे क्या करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जीएसए हो गया और करंट अफेयर्स हो गया और इस्लामियात हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं करंट अफेयर्स, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का मैं सेशन जब शुरू करूंगा तो आपका सारा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा चीजें। लेकिन चूंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं और आपको इतनी चीजों का आइडिया नहीं है, तो जस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। मैंने काफी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई होती हैं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो पढ़ लें। इसके अलावा आप जो है वो इकोनॉमिस्ट वीकली आता है, उसका एक आर्टिकल पढ़ लें, वन आर्टिकल पर वीक। और जो तीसरी चीज है फॉरेन अफेयर्स, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, इसमें लिखे होते हैं ऐसे, इसके आप ऐसे पढ़ें, बड़े मजे के ऐसे होते हैं। रीड देयर एसेज डेली, सॉरी, ये 2 मंथ में एक आता है, इसका इशू होता है, तो आप इसका हफ्ते में एक दफा इसका जो है ना वो पढ़ लिया करें, आपको इसमें काफी फायदा होगा। अब मेरे पास अगर ये फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन है, इट्स डाउनलोडिंग, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मैं क्या पढ़ता था। Sabina, you are FS student and you joined my session. Impressive. आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, आई विल एक्सप्लेन कि आपने किस तरह करना है। अच्छा, सो दिस इज फॉरेन अफेयर्स, यू कैन सी इट इन ऑन द योर स्क्रीन। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो है ना आपको नजर आएंगे, फॉर एग्जांपल द स्ट्रेंज रिसरेक्शन टू स्टेट सोल्यूशन। एक मिनट, हेलो, अस्सलाम है। यहाँ पे आप देखेंगे spycraft and statecraft, it looks interesting, the age of immorality, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो मेन चीजें हैं, ओनली द मिडिल ईस्ट कैन फिक्स द मिडिल ईस्ट। सो इसमें काफी इंटरेस्टिंग आपको आर्टिकल्स नजर आएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और आप कहेंगे ये तो चीजें हमें समझ ही नहीं आती, तो मैं भी यही पढ़ता था। और अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती, आप उसको रीड करते हैं, आपको किसी इवेंट का नहीं पता, you have Google with your with in your mobiles. Just Google it and find the history of that particular event. And if you just focus on this thing, अगर आप इन तीन चीजों पे काम कर लेंगे, तो जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, आप चाहे इनरोल हो ना हो, अगर आप खुद से तैयारी कर लें तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे करंट अफेयर्स की। यू जस्ट हैव टू डू दीज थ्री थिंग्स, यू हैव टू रीड देम एंड देन यू हैव टू मेक नोट्स। अब ये नोट्स किस तरह बनाएंगे करंट अफेयर के, तो इसके नोट्स काफी एक्सटेंसिव बनने चाहिए। फिर इसके नोट्स किस तरह बनाएंगे आप, फॉर एग्जांपल, अब आपके पास करंट अफेयर्स में दो इश्यूज होते हैं, एक होता है लोकल इश्यूज, एक होते हैं आपके इंटरनेशनल इश्यूज। अब लोकल इश्यूज आपके क्या हैं, डोमेस्टिक। मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट वेट। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक इश्यूज आजकल क्या चल रहे हैं, आप मोस्टली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, बताएं चैट में आप कौन से आपको नजर आता है डोमेस्टिक इश्यूज आजकल के। आपसे जरा पता लग जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। बताएं जी कौन कौन से हैं आजकल के लोकल इश्यूज। किसने बताया, एग्रीकल्चर। क्या इशू है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इकोनॉमी का क्या इशू है, वीट क्राइसिस अगर किसी ने कहा है तो वीट क्राइसिस क्यों है, क्या रीजन है, आप किसी का इसका आंसर दे सकते हैं। कश्मीर के अंदर अगर जो है पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुआ हुआ है तो क्या, क्यों स्टार्ट हुआ हुआ है। किसी ने कहा कि जी आपको जो है वो एनर्जी क्राइसिस है, तो एनर्जी क्राइसिस की रीजंस क्या हैं। मतलब अगर आप न्यूज पढ़ते हैं कि जी आज न्यूज आ गई, फॉर एग्जांपल अभी मेरा न्यूज़पेपर मेरे पास नहीं है, पुराना पड़ा, अगर आज नजर आता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो वीट प्रोक्योरमेंट करने के लिए टारगेट बढ़ा रही है, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं हूं, मुझे तो उसका पता है कि क्या है। लेकिन जो पहली दफा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो खाली ये ना पढ़े कि खाली वीट प्रोक्योरमेंट चल रही है, न्यूज़पेपर पढ़ के भुला दिया। आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए कि अच्छा यार, अगर ये वीट प्रोक्योरमेंट पे बात हो रही है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये इशू क्रिएट हो रहा है वीट वीट प्रोक्योरमेंट का, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, बाकी कंट्रीज के अंदर क्या प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर आपने ये चीजें
टॉपिक को कवर करके रीड करके ऐड कर लेंगे अपनी डायरी में, तो ये आपके डोमेस्टिक इश्यूज कवर हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके इंटरनेशनल इश्यूज भी कवर हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेली हर न्यूज को करें, एक न्यूज का इस तरह पोस्टमार्टम किया करें डेली, या ट्वाइस अ डे, या वन आफ्टर डे। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो भी डेवलप हो जाएगा, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज आ जाएगी। जब मैं तैयारी कर रहा था मैंने बुक्स रीड नहीं की, मुझे नहीं पता था कि बाकी बुक्स में क्या पढ़ा है और बाकी एस्पायरेंट्स कहते थे एट दैट टाइम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी तैयारी में की, मैं किसी टॉपर से या किसी सीएसएस क्वालिफाइड से मैंने कभी मुलाकात नहीं की। अब इसको आप मेरी बेवकूफ़ी कह लें या अक्लमंदी कह लें, या आप मेरी ईगो कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन आई नेवर इंटरेक्टेड विद एनी क्वालिफाइड। वो इंटरव्यू के बाद, क्वालिफाई होने के बाद मैंने इंटरेक्शन किया, लेकिन उससे पहले मैंने किसी से नहीं पूछा कि आपने तैयारी कैसे की, मुझे बताएं आपने क्या किया। जो भी किया वो मैंने खुद किया। तो यू हैव टू चार्ट योर ओन पाथ। इस तरह आपके डोमेस्टिक इश्यूज कवर हो जाएंगे, इसी तरह आपके इंटरनेशनल इश्यूज कवर हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दिस इज हाफ ऑफ योर सीएसएस। So half of your CSS revolves around these things। क्योंकि आपको ये चीजें आपके ऐसे के अंदर, किसी ने क्वेश्चन किया था कंटेंट कैसे होता है, इस तरह आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया कि हमने अगर यूएस हिस्ट्री का पेपर रखना है, इंटरनेशनल रिलेशंस रखना है, पॉलिटिकल साइंस रखना है, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स मैंने अभी काउंट कर लिए हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स अगर किसी के हैं तो आपके 500 नंबर तो सिर्फ इन 3 चीजों से इजीली कवर हो जाएंगे। एंड दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते एक महीना मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रीड दैट। अच्छा, ये चीजें क्लियर है। इससे आपका करंट अफेयर हो गया, बाकी चीजें करंट अफेयर्स की मैं अपने सेशन में बताऊंगा। अब उसके बाद आ जाए जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो सबसे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, लेकिन मैंने कभी पढ़ाया नहीं है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। मैं जब अपना तैयारी करता था तो मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट, इवन एक्सपर्ट्स। आई यूज टू टीच ऑनलाइन एज वेल। So I had multiple students and I used to teach them chemistry, physics, maths, science, whatever it is, additional math. So I had a strong grip on these things. And अपनी पहली टाइम में मैंने इसको बड़ा नॉन सीरियस किया। मैंने कहा जी ऐसे किया, ये तो मुझे आता है। लेकिन जब पेपर आया तो लग पता गया। उसमें लिखना पड़ रहा था ना, मुझे तो आता था, हाँ समझा लूंगा, लेकिन लिखूंगा कैसे। तो फिर मैंने उससे लर्न किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 58 मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। सेकंड में मेरे 72 थे। उसमें सेकंड में 72 इस वजह से थे क्योंकि मैंने उसमें जो मिस्टेक्स कर दी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, और किस तरह हमने जीएसए में 80 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स इन जीएसए। अब इसमें 80 मार्क्स आप लोगों ने रिमेंबर, इफ यू आर माय स्टूडेंट एंड एट दिस टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर 80 मार्क्स देन यू हैव नॉट डन जस्टिस विद योरसेल्फ। तो हाउ यू कैन गेट 80 मार्क्स इन जीएसए? इट्स वेरी सिंपल। इसके 2 पोर्शन हैं, वी कैन डिवाइड इट। एक है आपका साइंस का पोर्शन, एक है आपका एबिलिटी का पोर्शन। अब एबिलिटी का पोर्शन, आप काफी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो 7th और 8th क्लास की जो है वो बुक लेंगे मैथ की, और सीएसएस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या है। इसके लिए जीएसए की बुक ले लें, कारवान की बुक ले लें, या आप वर्ल्ड टाइम्स के ले लें, कोई भी एक बुक आप रख लें अपने पास, उसका फायदा होगा। अब आपने मैथ का फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर लिखा हुआ है अलजबरा। ठीक है, आप अलजबरा एक दिन लगाएं, एक दिन बैठ के, जिसको आता है अलजबरा वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो 7 दिन लग जाएंगे। अब जिस स्टेज पे आप हैं, आपको समझाना, 7वीं क्लास के बच्चे को समझाना बहुत फर्क है। आपको चीजें वो जल्दी समझ आ जाएंगी, 7वीं को वो नहीं समझ आती। ठीक है, आप अलजबरा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, 7th और 8th क्लास की बुक से रैंडम क्वेश्चन कर लें, और तो टॉपिक को देख लें कि भाई ये टॉपिक है, ये आपका कवर हो गया। इसी तरह अरिथमेटिक्स हैं या ज्योमेट्री है, जो भी जिस तरह का सिलेबस है वो कवर कर लें। मैंने जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैथ को बिल्कुल कवर नहीं किया, मैथ उसमें आता था मेरा, ठीक हो गया। लेकिन दो इसमें सेकेंड अटेम्प्ट में मैथ में मेरे 10 मार्क्स जो थे वो डिडक्ट हो गए। किस वजह से? कुछ उसने स्टैट्स के क्वेश्चंस दे दिए। स्टैट्स के भी कुछ 2-3 टॉपिक हैं इस एबिलिटी के अंदर,
वो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं पूछेगा। स्टैट मुझे समझ नहीं आती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टैट में। तो ए लेवल्स को भी मोस्टली मैं मैकेनिक्स अच्छा पढ़ाता था, स्टैट्स में बस कम टपाऊ कम होता था, लेकिन वे कवर हो जाता था। बट दिस सीएसएस स्टैट वाज डिफरेंट, इसमें बेसिक चीजें उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो आई वाज ब्लैंक एट दैट टाइम एंड इट कॉस्टेड मी 10 मार्क्स। एंड 10 मार्क्स अगर मेरे ज्यादा होते आई कुड हैव सिक्योर्ड 15 to 14 पोजीशन। बट अदरवाइज अगर मैं 18वीं ना होती, मेरी 21वीं होती, तो आई वुड बी इन पुलिस, नॉट इन पीएस, सो इट वुड हैव कॉस्टेड मी माय होल ग्रुप। तो यू सी के हाउ नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। तो स्टैट्स को आपने जो सारा सिलेबस है वो आपने सारा कवर करना है, और इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अब आपने अपने ऊपर रखना है कि भाई किस तरह मैंने कवर करना है, कितने मंथ्स में कवर करना है। बट दिस इज हाउ यू हैव टू कवर एबिलिटी पोर्शन, एंड यू नीड टू डू इट नाउ, यू नीड टू स्टार्ट इट नाउ। इसको आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लें, अपना टाइम टेबल बना लें कि एबिलिटी हमने करना ही करना है। और एक मंथ के अंदर एबिलिटी पोर्शन मैंने खत्म करके रखना है, प्रैक्टिस करके रखने हैं उसके क्वेश्चंस। और उसके क्वेश्चन के लिए 7 8 क्लास की जो मैथ बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, अगर आप फॉलो कर लें, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको लें और उसमें इजीली क्वेश्चन करें और इजी हो जाएगा। अब बात आ जाती है साइंस की। अब साइंस के डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है। अब कुछ पोर्शंस हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, वो आप वर्ल्ड टाइम्स की बुक या कारवान की बुक ली है उसमें रीड करें, समझ आती है दैट्स फाइन, नहीं समझ आती गूगल इट, फाइंड इट योरसेल्फ एंड फाइंड पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है या जीआईएस टेक्नोलॉजी की बात करता है, यू शुड नो कि वो है क्या। आंसर आप भले ना लिखें, बट इन प्रैक्टिस यू हैव टू ड्रॉ देयर पिक्चर्स, डायग्राम्स जो है वो इसमें बनानी है। साइंस के पोर्शन में जिसके डायग्राम्स अच्छी बनी होंगी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। आई रिमेम्बर के कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्वेश्चन था साइंस में, और मैंने 4 पेज का आंसर बनाया था। 4 पेज ऐसे नहीं उसमें लिखता गया था, मतलब एक पेज पे 2 मेरी डायग्राम भरी भरी बनती थी, पेज खत्म हो जाता था। तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन दैट साइंस पर्टिकुलर पोर्शन। आपके 80 मार्क्स आ गए। फ्रॉम साइंस पोर्शन यू कैन मैक्सिमम गेट 30 मार्क्स। फ्रॉम मैथ पोर्शन यू कैन मैक्सिमम गेट 40 मार्क्स, 40 out of 40। इट विल बिकम 70 out of 80। और एमसीक्यूज में इफ यू कैन गेट 15 मार्क्स out of 20, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जीएसई एक वाहिद सब्जेक्ट है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि आपका स्कोर ओवरऑल बहुत बेहतर बना सकता है या बहुत नीचे लेके जा सकता है। अभी जो डीएमसीज आई हैं टॉपर्स की, दे वन लैग इन जीएसए बिकॉज नो वन टेक्स इट सीरियसली। जो इसको सीरियसली लेगा वो आगे जाएगा, अच्छा स्कोर करेगा और कंपेंसेट कर देगा बाकी सब्जेक्ट्स को। तो दैट इज व्हाई जनरल साइंस एंड एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट। नाउ लेट्स कम टू इस्लामियात। इस्लामियात इज अनदर एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। और मेरा इसके साथ बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा एक और चीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एमसीक्यूज, फ्रॉम वेयर यू हैव टू कवर द एमसीक्यूज अगेन द सेम बुक व्हिच यू विल परचेज। वर्ल्ड टाइम्स की यहाँ आप परचेज कर लेंगे उसकी, क्या कहते हैं, कारवान की, उसके अंदर एमसीक्यूज गिवन है हर टॉपिक से रिलेटेड, उसको याद करें और मोस्टली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। या आप जो है वो ऐसा करेंगे कि पास पेपर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इस्लामियात के बारे में। तो इस्लामियात का आपने किस तरह कवर करना है? इस्लामियात को कवर करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो इस्लामियात के लिए जो करीमदाद चुगताई की बुक है, मैंने तो वही फॉलो की। इंग्लिश में आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, आप अभी स्टार्ट में हैं, तो उर्दू में ना जाएं, इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। इंग्लिश हमेशा से ज्यादा मार्क्स देती है एज कम्पेयर टू उर्दू, क्योंकि एक ट्रेंड है, इंग्लिश में स्टूडेंट ज्यादा नंबर ले लेते हैं और फेल होने के चांसेस कम है। तो इस्लामियात इज द सब्जेक्ट अदर देन एसए एंड प्रेसी व्हिच कैन फेल यू इन सीएसएस। क्यों? क्योंकि वो उसमें से नंबर डिडक्ट कर सकता है और आप 40 नंबर आपको चाहिए। तो इस्लामियात को सीरियसली लेना है आपने। अब इस्लामियात के लिए करीमदा चुगताई की बुक फॉलो करें, सिलेबस वाइज उस सिलेबस ओपन करें, जो टॉपिक्स हैं उन सब के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, और उसको याद कर लें। अब मेरी वीकनेस क्या थी इस्लामियात की? मैं तो आपको कहूंगा ये कर लें, हर कोई ये कहता है। मैंने इस्लामियात में क्या किया था, मैंने उर्दू में बड़े अच्छे वीआईपी नोट्स बनाए और उसको याद किया। लेकिन पहले अटेम्प्ट में जब बारी आई जनवरी की, मैंने इस्लामियात खोला, मुझे कुछ नहीं याद था। हालांकि मैंने 2 महीने इस्लामियात को याद करने पे लगाए थे। मैंने तकरीबन मई जून में इस्लामियात को याद किया था, जुलाई में, जब अपनी तैयारी कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट की।
और 3 महीने आप समझे इस पे लगाए हो, डेली के 3-3 घंटे एक टॉपिक को पढ़ने में, और एंड पे कुछ भी नहीं याद। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, 3 महीने तो मेरे जाया गए। मुझे लिटरली आई वॉजंट एबल टू रिकॉल एनी हदीस, एनी आयत, एनी पर्टिकुलर थिंग ऑफ दैट। तो व्हाट, इसको मैंने किस तरह को किया, फिर मैंने जो है इसके नमोनिक्स बनाए, एक यूनिवर्सल रेफरेंसेस बनाए, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। और मैंने फिर इसको डी कोड किया कि यार अगर वो ज़कात का पूछेगा, वो नमाज का पूछेगा, रोजे का पूछेगा, हज का, तो इसके सोशल इम्पैक्ट होंगे, इसके इंडिविजुअल इम्पैक्ट होंगे, इसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होंगे। तो एक जो अकायद वाला था, फराइज वाला था, इन सब टॉपिक्स को मैंने क्लब किया। इनके हेडिंग्स नियरली आप देखेंगे सेम थे। इनका मैंने एक निमोनिक बनाया कि भाई सोशल अगर पूछता है फायदे, तो उसका निमोनिक एक होना चाहिए, पॉलिटिकल फायदे पूछता है तो उसका निमोनिक एक, हर चीज में मैं उसको फिट इन कर दूंगा। फिर मैंने जब सिलेबस को डिकोड किया फर्दर, तो उसवाए हसना आ गया। उसवाए हसना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंडिविजुअल लाइफ थी, वो मैंने इंटरेस्ट लेके पढ़ी, मुझे याद हो गई। उनके जो करेक्टरिस्टिक्स थी, एक ही करेक्टरिस्टिक्स अगर आप उसमें देखें, मिलिट्री मैन लीडरशिप में बात कर लें, पॉलिटिकल लीडरशिप में बात कर लें, एजुकेशनिस्ट में बात कर लें, तो एक ही तरह की हेडिंग उसमें आती हैं। तो वो फिर मैंने, मेरी वोकेबलरी अच्छी हो गई थी तो मैं अपनी तरफ से हेडिंग बना लेता था। तो उस वजह हंसना कि मैंने कोई तकरीबन 10 से 15 जो है ना वो रेफरेंसेस याद कर लिए कि कोई भी टॉपिक आ जाए मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, उसकी कुछ एग्जांपल्स याद कर ली और इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। इस तरह नोट्स बनाए कि मैं अगर एग्जाम से पहले 10-15 पेज के जो नोट्स थे वो मैं रिवाइज करूं तो मुझे याद हो जाए। तो ऐसे ही हुआ। मैंने जनवरी में दोबारा इस पे एफर्ट की, 4 दिन लगाए और उस पर सारे नोट्स याद, कुछ नहीं किया, बस लिख लिया नोट्स के यार। क्योंकि मेरी ये आदत थी, और मेरी अभी भी यही है, मेरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मतलब कि मुझे अभी याद करूंगा तो मुझे आधे घंटे 2 घंटे के लिए याद रह जाएगा, 3 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, उसके बाद परसों तक मैं भूल जाऊंगा। अब जो मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर पढ़ा, तो मैं भूला हूँ सब, मुझे नहीं याद कि ये क्या था, लखनऊ पैक्ट क्या था, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या थी। वहाँ उसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस 2-3 वर्ड्स का मैं आपको बता दूंगा, लाइंस का। लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं याद होती चीजें, इसलिए मैंने स्लाइड्स बनाई है, पढ़ के आपको बता देता हूँ और वही चूरन बेचता रहता हूँ। लेकिन आपने अगर इसको, आपके साथ अगर आप अच्छा याद कर सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको ये चीजें नहीं याद होती, आप भूल जाते हैं, तो यू हैव टू मेक सम शॉर्ट नोट्स, यू हैव टू मेक निमोनिक्स ऑफ दीज थिंग्स, ताकि आप पेपर से पहले याद कर लें, आपको याद हो जाए। ये मेरा पैटर्न होता था। पेपर से जो कहते थे एक आधा घंटा पहले कुछ नहीं याद होता, 5 मिनट पहले ना पढ़ें, वो मैं वही पढ़ता था, 5 मिनट पहले पढ़ता था, मुझे याद रहता था। वो कभी किस्मत अच्छी होती थी, वही क्वेश्चन आ जाता था, वही चीजें आ जाती थी, निकल जाती थी। मेरी हमेशा से यही आदत रही है। अभी इवन हमारे सर्विस में जो एग्जाम्स होते हैं, जस्ट रीड इट बिफोर द एग्जाम, जो नोट्स बनाए होते हैं, एंड आई कैन रिकॉल देम क्विकली। इसके अलावा मुझे कुछ चीजें नहीं याद होती। तो दिस इज हाउ आई डिकोडेड सीएसएस, एंड आई मेड जुगाड्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इवन इस्लामियात की हदीसें और आयत याद करने के लिए निमोनिक्स बनाए। और यू विल लाफ एट दीज निमोनिक्स जो मैंने बनाए होंगे, बट दैट इज माई स्ट्रेंथ। मैं उससे याद कर लेता था। इवन इन पंजाबी आई मेड निमोनिक्स टू मेमोराइज द शेड्स, क्योंकि मुझे नहीं याद होते थे, पंजाबी में मेरा वीक पॉइंट था, लेकिन मैंने उसको कवर किया है। सो इस तरह हमने कवर किया है इस्लामियात को। हमने टॉपिक बाय टॉपिक देखना है, हर टॉपिक के 2 पेज पे मैक्सिमम नोट्स बना लें। और जब ये नोट्स आपके बन जाए सारे टॉपिक से, फिर उसके बाद दोबारा देखें, आपको नजर आएगा कि कुछ हदीसें और आयत तो हर जगह रिपीट हो रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वसल्लम को कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए जो है वो एक उनका बेहतरीन उसवा हसना है, तो ये उसवा हसना में भी आ जाएगा, ये ह्यूमन राइट्स में भी आ जाएगा, ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी ओवरऑल आ जाएगा, सोशल सिस्टम में भी आ जाएगा। और इज्मा और इज्तिहाद वाला एक अलहदा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जब नोट्स बना के एंड पे इसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो काफी चीजें रिपीट होंगी आपके कोटेशंस। तो आपने जो रिपीट होंगे उनको हाईलाइट करते रहें। उनकी फिर एक और नोट्स बनाए, उसको लिखे यूनिवर्सल निमोनिक्स। उसमें फिर फॉरेन ऑथर्स के कोट्स डालें, ठीक है, इंग्लिश में याद करें। तो आपके पास बड़े अच्छे रेडीमेड नोट्स बन जाएंगे, और इस तरह आपका इस्लामियात हो जाएगा। ये जब मुझे रियलाइज हुआ जनवरी में जाके फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने कहा ये तो मेरा काम सारा खत्म हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। So I and Salan worked together and done this thing, and I scored I think 56 marks in 2018 Islamiyat, और at that time Islamiyat was targeted, but my score was good। और मैंने एंड पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, मैंने सारी तैयारी इसकी उर्दू में की थी,
लेकिन पेपर मैंने उसको इंग्लिश में दिया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उर्दू में पेज भर सकता हूँ। आई डिड द सेम फॉर इंग्लिश। तो यही चीज पीएमएस इस्लामियात में भी अप्लाई करनी है, सीएसएस में भी अप्लाई करनी है। पीएमएस का बस एक एडवांटेज ये है कि उसके क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं और उसके एमसीक्यूज भी रिपीट हो जाते हैं, तो आप पीएमएस के पास पेपर क्वेश्चन तैयार कर लें। तो दिस इज हाउ आई वर्क ऑन दीज थ्री सब्जेक्ट्स, and this is how I worked on English, essay and Pressy initially. And with the passage of time, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा, जब लेट से आपने एक महीना मेरे से क्लासेस, हमारा पाक फेयर खत्म होने वाला होगा, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पे काम कर रहे होंगे साथ साथ ग्रामर पे, उन पे जब उनकी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, फिर मैं उनको बताऊंगा कि हाँ यार अब आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई है तो आप ये करें। जो दूसरे स्टूडेंट जो सिर्फ सुनते रहते होंगे और बाद में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज करते होंगे, वो बाद में भी यही करेंगे और इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, उनको प्रैक्टिकल चीज लर्न करने के लिए कुछ नहीं मिलेगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। और एक और चीज जो आप बिगनर लेवल पे आपने ओवरऑल कुछ जेनेरिक चीजें करनी है, वो है आपने मैप्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, मैप्स प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आप फॉर एग्जांपल डू सम फिजिकल एक्टिविटी, गो आउट, गो टू पार्क्स और डू सम जिम और engage yourself in some sports. This is very important for CSS point of view, क्योंकि अभी आप इतना स्ट्रेस आपका आ जाता है इन चीजों के दरमियान, आपको नहीं समझ आ रहा होता कि मुझे स्ट्रेस है या नहीं है। अब आई हैव बिन वर्किंग फॉर लाइक 7 days कंसेक्टिवली, जो बारदाना का इशू चल रहा है, और आज मैंने आके भी क्लास ली है। सो आई हैव दिस टेम्परामेंट, आई कैन डू इट। बट आई थिंक अगर किसी के पास ये नहीं है, तो यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑल द टाइम, सो दैट आपका टेम्परामेंट बढ़ता रहे, इम्प्रूव होता रहे, और पेपर में जाके जो आपका टेम्परामेंट है, 6 days, 12 पेपर्स, प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, uncertain future, luck exams, unpredictable essay, all these things will revolve in your mind. So आपने अपने जो अपने पर्सनैलिटी पे अपने माइंडसेट के साथ भी प्ले करना है, उसको एंगेज रखना है इन चीज़ों में, और अपने आप को इस तरह इन पॉजिटिव एक्टिविटीज में रखना है एंगेज। डोंट यूज सोशल वेबसाइट्स एज मच एज यू कैन। लाइक आप अगर सीरियसली स्पीकिंग, मैं तब तब शुक्र है इंस्टाग्राम नहीं होती थी, व्हाट्सएप पे भी बड़ी वो जिद्दत नहीं आई थी जो अब आ गई है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, अगर मैं तब इंस्टाग्राम यूज कर रहा होता, हर किसी को देखता अच्छा यार ये सीएसएस है, चलो इसका फॉलो करते हैं, तो उसमें किसी में मीम्स आ रही होती है, मैं भी यही करता हूँ पेज पे, इंगेज करना होता है ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते रहे। नहीं तो प्रैक्टिकल चीज तो मैं कम ही बताता हूँ वहां पे। अब आप इसको देखते रहे, किसी की वो जी रील आ गई 2 मिनट की, वो देखी, उसमें वाह जी बड़ी अच्छी चीज बता दी, फिर भूल गए, तो दैट विल नॉट गिव यू anything. You will not get anything out of it. You will waste your time, and you will waste your energy. So avoid these kind of activities and engage in positive activities. Work on these things and आपका इजीली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से काफी मैंने बोल दिया, और आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं थोड़ा सा पीएमएस के बारे में बता दूं, पीएमएस के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने अभी तक बताया सीएसएस का, कुछ मैं पीएमएस का बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास पीएमएस के लिए भी हैं, तो वो कैसे करेंगे। अब पीएमएस अभी तक जो है चेयरमैन साहब आ गए हैं, लेकिन अभी होता नजर नहीं आ रहा। डेट्स अनाउंस हो गई हैं पीएमएस की, मुझे नहीं नजर आई पीएमएस की। अब इसमें क्या करेंगे, पीएमएस की एक भी डेट्स नहीं है, तो आपने, आई थिंक यू यू हैव स्टिल अ मंथ। तो पाकिस्तान अफेयर्स तो मेरे पे छोड़ दें, वो मैं आपका करवा के रहूंगा। आप अगर एक लेक्चर ध्यान से सुन लें और थोड़ा सा बाद में जाके रिवाइज कर लें, आपका पाक अफेयर हो जाएगा कवर। अब पीएमएस में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जीके, जीके हमेशा से मेरा वीक पॉइंट रहा है। मैंने कोई वन पेपर एग्जाम सिवाय एडीएफआईए पास नहीं किया। एडीएफआईए मैंने इस वजह से पास किया क्योंकि मैंने मेहनत की उस पर, कोई 1 महीना दबा के उस पर मेहनत की है, और एडीएफआईए पास हो गया। मेरे 86 मार्क्स है, मुझे सारे एमसीक्यूज याद थे कि कौन कौन से आए हैं, और हमने सबको टैली किया। मैंने और सलाह ने, दो दोस्त और थे, सो ऑल ऑफ अस क्वालिफाइड एडीएफआई एग्जाम। तो दैट वाज अ लक एज वेल। लेकिन बाकी जो जीके था वो हमेशा मेरा बॉर्डर लाइन पे पास हुआ है। तो मेरी प्रैक्टिस यही थी कि पास पेपर के मैं जो है वो कर लेता था, और इतना टाइम मैं नहीं दे सकता था इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी कर रहे होते थे तो बाकी सब्जेक्ट्स पे करते थे, और बाकी जो मेरे कोलीग थे वो आफ्टर टाइम में दे वर फ्री, सो दे डोंट हैव, दे डिड नॉट हैव द
burden of their family's financial burden, so they could spend time on other activities. तो वो पेपर पास पेपर वगैरह कर लेते थे, बट आई हैड टू डू द ट्यूशन एज वेल। मैं हमेशा डेली जो है ऊपर के ट्यूशन के वक्त चले जाता था, तो शाम का टाइम मेरा बिल्कुल वेस्ट होता था। मतलब मैं उसमें नहीं पढ़ सकता था। सुबह भी 10 बजे 9 बजे उठता था। तो जीके में मैंने कोई इतना एफर्ट नहीं की, बस पेपर से पहले 5-6 दिन जीके के एक पेपर कर लिया, दो कर लिए, इस तरह उसको मैंने किया। लेकिन आप लोग इसको सीरियसली लें जनरल नॉलेज को, और इसके जो पास पेपर्स हैं बेसिकली वो करें, उसको क्रैम करें, याद करें, और इसको रिपीट करें। इससे आपके कुछ रिपीट हो सकते हैं, लक है आपकी रिपीट हो गए। नहीं होंगे तो इट्स अ वेरी मैसिव थिंग, यू कैन नॉट डू इट, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग। उसके बाद अगर आप उर्दू की बात करते हैं, तो आई वॉज वेरी गुड इन उर्दू इन एफएससी। और मैं कोई एक शायर भी बनता जा रहा था, बड़े अच्छे मुझे शेर व शायरी याद होती थी। बट इंजीनियरिंग में सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। और जब इंजीनियरिंग के बाद मैंने कोई पीएमएस दिया सबसे पहले उर्दू, तो मुझे कुछ पोइट्री नहीं याद होती थी। तो फिर मैंने इसका इसका भी जुगाड़ हमने किया। इसके जो है वो इलामा इकबाल की कुछ शायरी याद कर ली, 5-10 शेर। ठीक है, जैसे खुदी को कर बुलंद इतना, पता नहीं क्या शेर है, पूरा नहीं याद। ठीक है, ये इश्क नहीं आसान, और पता नहीं आगे भी क्या था, नहीं आता मुझे। लेकिन ये चीजें हमने इस तरह के शेर याद किए थे, इलामा इकबाल के, मिर्जा गालिब के, मीर तकी मीर के। ठीक है, इसके अलावा 4-5 और थे, आई कांट रिकॉल देयर नेम्स एज वेल। तो उनके शेर याद किए। अब जब पेपर आता था उसमें हमें जो इनके पोइट्स थे उनकी तशरीह करनी होती थी। मुझे नाम तो नहीं याद होता था, हाँ किसी इधर वाले से पूछ लिया, उसने लिख लिया तो मैंने भी कॉपी कर लिया। तो कॉपी पेस्ट पे ज्यादा थे, किसी का गलत नाम लिख दिया। तो जब तशरीह कर रहे होते तो उसमें लिखते थे इस शेर में शायर, मतलब शायर का नाम भूल जाते थे। उसमें फिर उर्दू के शेर वैसे ही, अगर कोई इश्क पे आ गया तो कोई आशिकी वाले शेर डाल दिए, कोई अगर इश्क हकीकी पे आ गया तो उसमें इलामा इकबाल के डाल दिए, इश्क मजाजी पे आ गया तो उस पे गालिब के डाल दिए, कोई नौजवान पे आ गया तो उस पे इलामा इकबाल के डाल दिए। तो मतलब थीम वाइज मैंने इसके शेर याद किए थे। थीम कौन से हैं कि इश्क हकीकी है, इसके मजाजी है, नौजवान नस्ल को खिताब है। ठीक है, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं, यही बन सकते हैं। तो इसके लिए आप एफएससी की जो बुक है वो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, उसकी शायरी अगर आपके पास टाइम है उसको गो थ्रू कर लें, उसकी शायरी रिवाइज कर लें, आपको काफी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी सलीस थी। सलीस की मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, वो ऑन द स्पॉट करता था। जो प्रेसी किया है वही उर्दू किया। इसके अलावा इसके जो है वो मुहावरे होते थे। अब मुहावरे के लिए एक बुक है कलीद उर्दू। इसके मुहावरे मोस्टली यही आते थे, तो इसके अंदर जो मुहावरे थे वो याद कर लिए थे। सेंटेंस करेक्शन, जुमलों की दुरुस्तगी, वो भी इसके अंदर होती थी, तो वो भी हमने कर ली थी तैयार। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, ऐसे आता था इस पे। तो जिस तरह मैंने इंग्लिश का किया था उसी को ट्रांसलेट करके इस पे कर दिया था। इस पे कोई आपको आउटलाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, और 4-5 पेज कैसे डालना है उसमें रेफरेंसेस डाल सकते हैं आप, शायरी भर के डालें। और इस्लामियात के भी कोई आ गए रेफरेंसेस तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह ये उर्दू का पेपर मैंने किया। ठीक है, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं किया, ये इस पे फोकस किया, इस पे फोकस किया, और शायर याद किया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बस एक मेरी खूबी होती थी, पेपर में लिख के लाजमी आता था, कोई चीज में खाली नहीं छोड़ के आता था। मुझे ना भी याद तो मैं लिखता लाजमी था उसको। मैं 4-4 5-5 पेज पता नहीं क्या बकवास लिखता था, फजूल लिखता था, जो भी एग्जामिनर को पता है, लेकिन मैं लिख के आता था। तो ये मेरा उर्दू का माइंडसेट था। इसके बाद इसका जो है वो पाक अफेयर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं साथ साथ। इसके अलावा इसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है, इस्लामियात, वो भी मैंने बता दिया है, पास पेपर रिपीट होते हैं। और ऐसे बहुत इजी होता है इसका, सिंपल होता है। प्रेसी, इसके प्रेसी के लिए एक टिप है आपकी। आपने अगर इसके पास पेपर के 10 साल की प्रेसी कर लिए ना इस पीएमएस के लिए, तो आपके 70 मार्क्स इजिली आ जाते हैं, बड़ी चीजें रिपीट होती हैं। तो इसमें एप्लीकेशन आती है, उसका फॉर्मेट आप याद कर लें, लेटर का फॉर्मेट याद कर लें, इसमें जो इसके ईडियम्स हैं वो रिपीट होते हैं वो याद कर लें, एंड यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन प्रेस। तो दिस इज ऑल अबाउट माय दिस अगेन लेक्चर, जो कि आपको काफी जो है उसने तंग किया, कानों को आपके पकाया है। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्रीफिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स। आई होप कि अब आप एक अच्छे तरीके से इनको स्टार्ट कर सकेंगे, इन पे फोकस कर सकेंगे, और इनको प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आपने सीएसएस को क्वालिफाई करना है तो एक रियलिस्टिक
एक टाइम टेबल बनाएंगे, किसी से नहीं पूछेंगे कि मेरा टाइम टेबल बना दें, टाइम टेबल आपने खुद बनाना है, और ना ही मैं बताऊंगा कि आपने कितने घंटे पढ़ना है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। ठीक है, कल हम टॉपिक अपना पाकिस्तान अफेयर का दोबारा मूड में आ जाएंगे, लेकिन आज मैं खुद पढ़ाने के मूड में नहीं था, तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया। सो नाउ आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी समझ आइए आपको कुछ? बहुत ज्यादा जो है ना बोल दिया आज। अच्छा, जो ओपनल सब्जेक्ट हैं उसमें काइंडली मेरे से ना पूछें, आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज ऑन देम। आईआर मेरा था, लेकिन आई विल नॉट एंटरटेन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑप्शनल, ठीक है? ऑप्शनल के बाद में चीजें पूछिएगा। जी, क्वेश्चंस जिसके हैं। शनीला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शनीला, आपके क्या? ओके, आई कैन नॉट हियर यू, लेट मी चेक माय स्पीकर। जी, ऑर्डर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या इशू हुआ है? सर, अभी नहीं है आवाज। सर, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? वेट, आई कैन लेट मी connect with the जी शनीला, क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने ये प्रोडक्टिव सेशन लिया हमारा, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दोज हु आर अपेयरिंग इन 2025 अटेम्प्ट। सर, एक्चुअली आपकी जो सारी आपने जो बात की अपनी जर्नी के बारे में, सेम सर मेरी भी यही है, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड जो था वो लिटरेचर का है। बेसिकली आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो मेरा वही इशू था कि करंट अफेयर, पाक अफेयर या जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें मेरा अभी से ही थोड़ा, मतलब मैं बिगनर लेवल पे हूँ, तो वो ज्यादा मसले हो रहे हैं। बट एज यू सेड कि आप पाक अफेयर का करवा देंगे, एंड करंट अफेयर्स का इंशाल्लाह सर मैंने ज्वाइन करना है। सेकेंडली सर, मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि प्रेसी का, जैसे आपने कहा कि डेली प्रैक्टिस भी करनी है, या न्यूज़पेपर के लिए वो हमने रिफ्रेजिंग करनी है। तो सर, इज देयर एनी टीचर यू कैन सजेस्ट मी कि मैं वहां से एवोल्यूशन वगैरह करवाऊं? मैंने किधर को ज्वाइन किया था, अगर आपको लगता है मुनासिब तो आप उनको कर लें। अदरवाइज इट्स योर ओन चॉइस, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग, ठीक है? क्योंकि बाद में आप मुझे कहें कि मैंने पता नहीं कौन सा टीचर बता दिया। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीवन। ग्रुप में मैं जो शेयर कर देता हूँ, दैट्स ऑल, नॉट माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर एनीथिंग। ऑल राइट सर। सेकंड मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी 5 to 6 months हैं 25 अटेम्प्ट में, तो क्या अभी से हम मॉक्स, क्योंकि मेनली सीएसपी वो सजेस्ट करें कि अब अभी से रिटन प्रैक्टिस करें, मॉक्स दें जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सर क्या अभी से स्टार्ट करें एट द एंड ऑफ द, जब 2-3 months बच जाए तब स्टार्ट करें मॉक्स वगैरह? मॉक सेंड पे करें। अभी बस आप रिटन जी, प्रैक्टिस करें, जब एक सब्जेक्ट आप पढ़ लें उसका एक मॉक दे दें और किसी को चेक करा लें कि पता लग जाए कि इसका अब आप तैयार हो गए हैं या नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मॉक्स का थोड़ा सा मैं बता दूं साथ में। मैंने पहले जी, मॉक्स पीएमएस के एग्जाम में दिए थे, और दूसरा मैंने सीएचएस के एग्जाम में दिया, और पहला ऐसे मैंने सीएचएस में किया था, और पूरा लक पे था। इजी ऐसे था तो मैं पास हो गया, नहीं तो पास होने वाले मामला नहीं थे मेरे।
और आप लोग इस तरह ना करें, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फुल लेंथ ऐसे लिखने हैं, ठीक है। मैंने तो फुल लेंथ ऐसे एग्जाम में ही लिखा था, तो दैट्स माय मिस्टेक, बट यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके जी, ईशम, योर क्वेश्चन। कि मुझे पढ़ने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन सर बस मुझे ये एक इशू आता है कि स्टार्टिंग से सर मेरा हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इशू है। मैंने आपको अपने नोट्स सेंड भी किए सर। इंग्लिश की तो ठीक है, लेकिन स्पेशली उर्दू में बहुत ज्यादा इशू होता है। लाइक मैंने पहले सोशियोलॉजी रखा था, मैंने उसके नोट्स भी बना लिए, लेकिन अभी मैंने डीएमसी देखी हैं तो पंजाबी और सोशियोलॉजी में मार्क्स का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैंने स्विच किया है। तो सर हैंड राइटिंग किस कदर मैटर करती है? मुझे इस वजह से बहुत ज्यादा ना इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे मैं लोगों के मॉक्स देखती हूँ उसमें बहुत ही ज्यादा नीट राइटिंग होती है, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा डर तो लग रहा है। नहीं, थोड़ी सी मैं नीटनेस डाउट होनी कर चाहिए आपके एग्जाम, आपके उसमें राइटिंग में कुछ ना कुछ आपकी जो है ना वो नीटनेस होनी चाहिए। नीटनेस डेफिनेटली मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग। जी एस का व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर सर आपने कहा वालेकुम है सलाम। कि में सब्जेक्ट्स का नहीं पूछना, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि मेरी कजन ने रिसेंटली पास की है जैसे, तो उन्होंने भी आखिरी पढ़ा है, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था कि हर ग्रुप में सब एक एक सब्जेक्ट लेते हैं, मगर सर मैंने कुछ ग्रुप में से दो दो सब्जेक्ट लिए, तो क्या वो सही है या नहीं? हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? और नहीं, फिर आप ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट ले सकती हैं, आप वो दूसरा ले ही नहीं सकती, चूज ही नहीं होगा। सीसीएस की गाइडलाइंस हैं कि आपने हर ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। यू कैन नॉट चूज टू सब्जेक्ट फ्रॉम सेम ग्रुप। थैंक यू सर। मीशा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जो सारा कुछ आज बताया वो बहुत ही रिलेट कर रहा था। और स्पेसिफिकली जब आपने कहा कि जब मैंने इंजीनियरिंग की तो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने भी यूएटी से प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की, मुझे भी ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया, बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स और सारा कुछ। बाकी क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स हैं, लाइक इकोनॉमिस्ट है, इनकी एप्स तो इंस्टॉल की हुई हैं, बट ये पर्टिकुलरली मैगजीन्स हम कहीं से परचेज कर सकते हैं या हमें ये बाय ही करने पड़ेंगे नहीं, आपको ऑनलाइन? ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। अब एनी ऑफ माई स्टूडेंट कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर दीज थिंग्स इन अ ग्रुप। तो मैं शाहजेब को कहूँगा किसी और से, इफ दे कैन डू इट तो वो बेहतर हो जाएगा। मैं अपनी कम्युनिटी ग्रुप में भी शेयर करता रहूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं शेयर करूं। लेकिन आपके स्टूडेंट्स और बाकी कोलीग्स हैं, दे हैव दीज थिंग्स, और आप गूगल से भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने गूगल से निकाल देता हूँ अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह खोलना है। मैनी ऑफ यू जी सर, वो डोंट नो मुझे दिस उसका थिंग। नहीं समझ आ रहा। अच्छा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट का एक जुगाड़ होता है। अब अगर वो है या नहीं, लेट्स से दिस इज इकोनॉमिस्ट, आप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन शेयर एंड आई एम ओपनिंग इट। मेरा थोड़ा सा नेट का इशू है, ये नहीं करता, पता नहीं क्या करता है ये, थोड़ा सा इनकी सेटिंग उन्होंने चेंज की है पीटी सेल की, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट का ये है, जब ओपन हो रहा हो तो यहाँ पे जब उसकी हो रही होती है ना लोडिंग, तो आप उसको कैंसिल कर दिया करें, आधा पेज उसका ओपन हो जाता है और इजीली वो सारा एक्सेस हो जाता है, कोई भी आर्टिकल उसमें पढ़ रहे हो। इसके अलावा जब आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन, ठीक है, सीएसएस आप इसमें लिखेंगे तो ये सीएसएस पॉइंट के यहाँ पे इन्होंने मैगजीन दिए होते हैं। यू कैन गो देयर एंड यू कैन इजीली डाउनलोड इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ से वो फॉरेन अफेयर्स से मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं डायरी नोट्स का आप लोगों के से डिस्कस कर रहा था, तो डायरी नोट्स मुझे मिल गए हैं मेरे, लेट मी शेयर विद यू ऑल कि आपने किस तरह बनाने हैं। ओके, सो दीज आर माय डायरी नोट्स, जो मेरी एक्सप्रेशन नोटबुक होती थी। अब इसमें जब मैंने स्टार्ट किए तो दे आर वेरी लाइक इंटरेस्टिंग। आज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मजा आता है। अब ये मैंने किसी बुक से नहीं निकाले, ये मैंने न्यूज़पेपर से निकाले हैं। यू कैन फोकस ऑन इट कि स्टैग द क्रिटिकल सेंस and stifle the skepticism. So stagger and stifle, they convey the same sense, but they are synonyms. And
if you focus on the expression, this is how you improve it. Like you write in your writing, stagger the critical sense and stifle the skepticism. ठीक है, इसके अलावा ट्रेड फ्लैग एंड टाइज लैंग्वेज, तो ये चीजें मैं छोटी छोटी जो मुझे अच्छी लगती थी, आई यूज टू नोट डाउन दीज थिंग्स ऑन अ सेपरेट डायरी. दिस इज माई डायरी एंड आई यूज टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑन इट. और इवन मेरे जो ऐसे के आउटलाइन होते थे, मुझे आइडियाज इन इन एक्सप्रेशंस को रीड करके आ रहे होते थे कि मैंने इनको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है. एंड मे बी दिस इज द रीजन आई पास ऐसे इन एवरी अटेम्प्ट, बिकॉज आई यूज टू कॉपी दीज थिंग्स और मेरा एक्सप्रेशन बेस्ड. ठीक है, इसके बाद until there is a veritable flood of declaration in the coming days, the flaccid amnesty scheme in the whole effort is off to a bad start. तो अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा एक्सप्रेशंस हैं, इवन मुझे भी पढ़ के भी इनको मजा आ जाता है. सो यू हैव टू डू दिस थिंग, you have to practice it, and this will improve your writing skills. ठीक है. अच्छा, नाउ किसका क्वेश्चन था? आई विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम शमा. सर मेरा जी, क्या क्वेश्चन था क्वेश्चन जी आपका? सर जीएस से रिलेटेड था, क्योंकि आपने कहा कि 72 आपका स्कोर था. सर जैसे कोई टॉपिक आता है कि भाई वाटर पोल्यूशन पे क्वेश्चन है, तो क्या आप मतलब वाटर पोल्यूशन के रिगार्डिंग लिख के फिर डायग्राम बनाते थे, या हाँ, एक्स्ट्रा भी डायग्राम लिखते थे, बनाता था मैं या उसके. कुछ रेफरेंसेस? एक्स्ट्रा नहीं लिखता था, उसके डायग्राम बनाता था. जस्ट वो रिलेवेंट जो पूछ रहा है और उसकी डायग्राम बस? जी बस. और हाँ, डायग्राम लाजमी है, डायग्राम के बगैर आपका काम नहीं होगा. ठीक है सर, ठीक है. ठीक. अच्छा जी, आगे किसके क्वेश्चन है जी? जोहा. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा पाकिस्तान अफेयर से है. जब आप वालेकुम पढ़ाते हैं सलाम. तो उसके बाद जब मैं इसको रीड करती हूँ वो सब याद हो जाता है, लेकिन जब मैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठती हूँ ना, तो एक तो मैं जब आउटलाइन बना रही होती हूँ सर, वो देख के मुझे सही नहीं लग रही होती, वो मैं आपसे चेक करवाना चाहती हूँ आउटलाइंस जब मैं बनाती हूँ. हाँ, एक तो आप शेयर कर सकती हैं, आई कैन कमेंट एंड आई कैन रिव्यू. ओके. लेकिन आपको जो मैसेज करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ. काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया होता है तो इग्नोर हो जाते हैं, और फिर अब मैं अनरेड मैसेज ही नहीं पढ़ने का टाइम मिलता, क्योंकि डेली इतने सर मैं मैसेज आ जाते हैं. जी. मेरा सेम नंबर है ऑफिशियल कामों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, सो आई हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम. ओके, थैंक यू. आप भेज दें, मैं कुछ देख के आपको बता दूंगा. जी रमीता, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो. जी सर. सर मैंने पूछना था कि अगर हमने कंसेक्यूटिव जी क्या? अटेम्प्ट्स देनी है सीएसएस की, फॉर एग्जांपल 2025 में अगर अटेम्प्ट देनी है तो उसका रिजल्ट हम्म, 2026 में अटेम्प्ट दे सकती है? कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते. कि मैंने 2017 में जब अप्लाई अटेम्प्ट दी, 2018 में सॉरी, तो उसका रिजल्ट आया 19 में, और जब रिजल्ट आया तब तक 2019 के दाखिले चले गए थे. नहीं, 2018 का रिजल्ट 2018 अक्टूबर नवंबर में जाके आया. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. तो 2019 का फिर मैंने एडमिशन भेज दिया. बट एज आई क्वालिफाइड इन 2018, सो आई डिड नॉट अपीयर इन 2019. इंस्टेड आई फोकस ऑन माय इंटरव्यू. और इंटरव्यू का रिजल्ट आया मई 2019 में, एंड बाय दैट टाइम आई गॉट द रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू. 2019 attempt was gone and I was not in the final allocatees. So I restarted my journey again from 2019 June, and उसका फिर यही सारा प्रोसीजर था. तो इट्स वेरी हेक्टिक प्रोसीजर. आप जाएंगे, लेकिन आप दे सकते हैं, हो सकते हैं.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी आई कैन हियर यू नाउ। मेरा ये मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था जहाँ से मैं आ रहा हूँ लाइव। जी सिद्रा, व्हाट इज योर अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन? सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2023 में जब मैं अपेयर हुई थी तो मतलब पेपर जो मेरे सामने आता था वो तो मैं सोल्व कर सकती थी, लेकिन जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट आता था मुझे उसमें बहुत इशू आ रहा था, बिकॉज मैंने ना उसको थोड़ली प्रिपेयर नहीं था किया, निगलेक्ट कर दिया था उस पार्ट को। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके लिए हम कहाँ से अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करें ऑब्जेक्टिव के लिए। पास पेपर कर लें, दैट्स फाइन। सारे सब्जेक्ट्स के जी पास जी, पेपर सारे होते हैं। सब्जेक्ट्स के। हाँ जी। जी 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 सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, आफ्टर दिस वी हैव समीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है आपको? यस, आई कैन हियर यू। वालेकुम सर मेरा तकरीबन सर आफ्टर अ वीक सर मैंने ग्रेजुएट हो जाना है ना सर। तो सर ठीक है। अभी हमारे पास सर कोई रह गए हैं सर, कोई 7 मंथ्स रह गए हैं सर। तो क्या सर मैं 2025 में अटेम्प्ट अगर आप रिकमेंड करें दे सकता हूँ सर? शुड आई गो फॉर सर हाँ 2025 जी, सर? आप दे सकते हैं। यू कैन इजीली सो appear in 2025, तो सर but you have to focus on other subjects. तो सर इज अगर इट आपकी इनफ सर प्रिपरेशन दिसंबर में पूरी हो जाती है तो आप दे दें। तो सर 7 मंथ्स आर इनफ सर फॉर दिस होल बहुत प्रिपरेशन हैं, सर? अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो बहुत हैं। चलिए अगर ठीक है आपकी सर। इंग्लिश ठीक है, ओके सर, थैंक यू क्योंकि सर। 3-4 महीने तो इंग्लिश सेट करने में लग जाते हैं सबके। ओके सर, सही, थैंक यू सर। अच्छा, किसी ने मेंशन किया वर्ल्ड टाइम का मैगजीन, तो वर्ल्ड टाइम का पहले वो क्वालिटी नहीं मुझे नजर आती वर्ल्ड टाइम के मैगजीन में। चीजें कॉपी पेस्ट होती हैं, डाटा नहीं होता, फैक्ट्स नहीं होते। तो इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स, दैट्स फाइन, एंड न्यूज़पेपर, नथिंग एल्स। जी लाइबा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा रीडिंग्स के लिए ना मटेरियल बहुत ज्यादा है, जैसे अब हमारे पास इक्री के भी साइट्स पे जाएं किसी के, और ये स्ट्रेटेजिक वालों की भी है सर, इनके मतलब किसी के बाय एनुअल जर्नल्स आ रहे होते हैं, किसी के वो पॉलिसी ब्रीफ्स भी आ रहे होते हैं, फिर सर ये फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट के मैगजीन्स हैं सर। इस तरह तो हम देखें तो हमारे पास एक्स्ट्रा रीडिंग्स इस तरह इस कदर आ जाती हैं, तो सर फिर इसमें हम प्रायोरिटाइज क्या करें, मतलब कि इनको मतलब इनके साथ कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इनको मैनेज करने के लिए जो एक्स्ट्रा रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि सर बाकी कोर्स ही जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं का कंटेंट करते करते प्रैक्टिस करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि एक्स्ट्रा रीडिंग्स के लिए अमूमन टाइम मैनेज नहीं किया जा सकता। और सर अगर हम पेपर्स के एनालिसिस देखें तो अमूमन इनमें से भी चीजें आई होती है और ये बहुत मतलब कंटेंट रिच होता है इनका। तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब हम किस तरह इनको डिवाइड करें ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग्स होती हैं। नहीं, डेफिनेटली आपको रीड करना पड़ेगा, और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रीड करना। काफी आपको एक इंफॉर्मेशन आती है, और इसको आप एक अपने ऊपर बर्डन लेकर ना पड़े। जस्ट डू इट एज अ कैजुअल एक्टिविटी, साइड रीडिंग, एंड सी इफ you are understanding it, and if there is any important point from it, copy it, or otherwise leave it. Just spend 1 hour a week on this thing, and you can find a load of things. आपके पास काफी टाइम है इसमें करने का। जी ताशफिन, लास्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे आपके व्यूज जानने थे जो रिसेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिचुएशन हुई है, जो भी बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए हैं, उसमें आपकी क्या व्यूज है? डेफिनेटली वहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे जो सिचुएशन है दैट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन. देयर राइट्स आर बीइंग इग्नोर्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग लॉयल्टीज हाइड्रो पावर जनरेशन. सो दे आर डिमांडिंग ड्यू थिंग्स और वो हमें देने पड़ेंगे, और इस वजह से ये दंगे फसाद हुए हैं. एक्सटर्नल रोल वहां पे आपको नजर आएगा, बट एक्सटर्नल रोल हमेशा से एग्जेजरेट होता है जब इंटरनल इश्यूज आपके क्रिएट हों. तो वहां पे आप अगर आप देखें कि जो मेजर अर्थक्वेक आया था 2007 में आई थिंक, उसके बाद वहां पे अभी कंप्लीट रिबिल्डिंग हुई है. नाउ द पीपल ऑफ कश्मीर दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स एंड दे हैव ऑलवेज बीन गिवन एक्स्ट्रा केयर बाय द फेडरेशन. उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं और उनके उनके साथ एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट था, लेकिन उनको ये चाहिए. ठीक है, अगर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उनके अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहां पे अगर आप इस तरह की हार्ड चीजें शुरू कर देंगे. सिंध में यहाँ पे थेफ्ट खत्म नहीं हो रही, तो आप कश्मीर पे थेफ्ट की बात करते हैं. सो गिव देम सब्सिडीज, गिव देम देयर ड्यू शेयर एंड यू विल फाइंड एन इम्प्रूवमेंट. और जितनी सेल्फ गवर्नेंस वहाँ पे होगी वो ज्यादा बेहतर है. वी आर नॉट गिविंग देम सेल्फ गवर्नेंस, वी हैव कंट्रोल्ड मल्टीपल ऑफ देयर जो है ना वो चीजें हमारे पास हैं, सेंटर के पास है. तो उनको जीबी के टर्म पे, जिस तरह जीबी के पास है, वी हैव टू गिव देम दीज थिंग्स जो जीबी की तरह है. जीबी के पास उनका जो है ना वो राइट्स हैं, जिस तरह उनको मिलती हैं चीजें, कश्मीर वालों को भी एटलीस्ट दी लेकिन जाए. सर ऐसा नहीं है कि बाकी अगर दो चार दिन अगर कोई भी ऐसे प्रोविंस में सब निकल जाएं और अपनी ऐसे बातें मनवाएं, जैसे गवर्नमेंट ने जी 3 रुपए की हम इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे उनके लिए, तो फिर तो बाकियों के साथ नाइंसाफी है ना. हम क्यों 60-70 पे नहीं, करें? बाकियों के साथ नाइंसाफी नहीं है. अब देखिए, वहां से जनरेशन वहां से होती है जिसकी जहां से रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. दे हैव द फर्स्ट राइट टू गेट द रिसोर्स. दिस इज आर नेग्लिजेंस. आपकी कैपेसिटी पेमेंट आपके जो 70 रुपीज हैं, वो कहाँ पावर जनरेशन 70 की तो नहीं हो रही, वो तो कम की हो रही है. काफी पैसे आपके डेट रीपेमेंट में जा रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट में जा रहे हैं. सो इट्स आवर ओन नेग्लिजेंस, इट्स आवर ओन क्रिएटेड मेहम विच वी आर अनेबल टू कंट्रोल राइट नाउ. तो ये सारी चीजें जब हम आगे टॉपिक कराऊंगा आपको पाकिस्तान अफेयर्स में या नेजी का, तब ये चीजें आप उसको बेहतर तरीके से समझेंगे. अभी यू डोंट नीड टू गेट इमोशनल, जस्ट बी रियलिस्टिक एंड इसकी उस तरह हम चीजें देखेंगे. ठीक है सर, थैंक यू. आयशा, क्या क्वेश्चन है आपका? Sir, I just wanted to ask कि एडिशनल FIA के लिए आपने थोड़ा बताया था ना, थोड़ा सा ऐसे ही जी जी. आपने हिंट दिया, तो उस पर आप कोई सेशन रख सकते हैं? क्योंकि उस पर बहुत कम इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट पर कोई भी इस तरह स्पेसिफिकली गाइड नहीं कर रहा कि आप किस तरह प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स लें, क्या करें. ADFIA के बेसिकली बुक जो है ना वो FPSC के पेपर्स होते हैं, वन पेपर जॉब्स होती हैं. BS 17 18 ग्रेड की, सॉरी BS 16 और 17 ग्रेड की. उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, FPSC करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की. अब उसमें पास्ट पेपर का आपको एनालिसिस होना चाहिए. ADFI के पास्ट पेपर, आपको कोई भी FPSC की पास्ट पेपर बुक्स ले लें, और कारवान की ले लें, किसी पब्लिशर के ले लें, उसमें पास्ट पेपर्स उन्होंने इनके डाले होते हैं जो हर साल मतलब ये लेते हैं, कंडक्ट करते हैं एग्जाम. Try to analyze those papers and see what kind of questions they are asking. They have a specific type of questions for math portion. Math के उनके FSC level के questions होते हैं, and I was good in FSC math. उनके English vocabulary बहुत ही जो है टफ होती है, तो मेरा 16 CSS की वजह से वहाँ पे एडवांटेज था. इसके अलावा उनका ADFI एक्ट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, इसका जो उनका टिपिकल पैटर्न होता है इस्लामियात पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस का, तो वहां से वो चीजें कवर हो जाएंगी. सो यू हैव टू फोकस इट ऑन ऑन देयर पैटर्न, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पैटर्न को आप फोकस करेंगे तो कवर होगा. और FPSC का ये रूल है कि आपने अगर इंग्लिश का 20 मार्क्स का है ना, यू हैव टू गेट 12 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन ऑर्डर टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. अगर आपके 11 है और बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी पोर्शन में पूरे हैं, तो फिर भी आपकी जो है ना फाइनल लिस्ट में नाम नहीं जाएगा. तो हर पोर्शन को आपने ड्यू कवरेज देनी है, इंग्लिश को, मैथ को, ADFI एक्ट को. तो आप अगर इस तरह डिवाइड करके इसको तैयार करेंगे तो बड़ा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा. मैंने इसी तरह इसको किया था.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट, इट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, अतीका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा पहले ऐसे का सवाल था कि जब हम जी ऐसे लिखते हैं ना उसमें हमारी फ्री स्टाइल राइटिंग है, जैसे अगर हम पहले आउटलाइन बनाएंगे ना तो वो ऐसे जब हम लिखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है और जब मैं आउटलाइन के बगैर ऐसे लिखना स्टार्ट करती हूँ ना तो उसका कंटेंट या फिर उसका स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये मुझसे ना सही नहीं हो रहा, मैंने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत की है कि मैं पहले आउटलाइन बनाऊं उसके बाद ऐसे बनाऊं, तो इसका क्या कोई मतलब? आप वैसे अच्छा लिखते हैं, आउटलाइन के साथ अच्छा नहीं लिखा जाता, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यस सर। तो आप दूसरी तरह लिख के उससे आउटलाइन बना लिया करें रफ में, सर वो और फिर उसको नीट कर लिया करें। सिर्फ पेपर में तो पहले आउटलाइन बनानी होती है ना? तो आप जगह छोड़ दें उसकी, मैं तीन तीन पेजेस छोड़ दें आउटलाइन के, या 2 पेजेस, जितना आपको आइडिया तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते। तो पहले उस पर इंट्रोडक्शन लिख लें, आपको आइडियाज आते रहेंगे, फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी आउटलाइन पे बना लें, या बैक साइड पे प्रैक्टिस कर लें रफ पे, उस पे चीज आउटलाइन लिख के, इंट्रोडक्शन लिख के आउटलाइन बना लें। तो इतना मसला नहीं है। अच्छा सर, और ये ये जो लाजमी नहीं है कि करंट। आपने उस पे आउटलाइन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप रफ पे तो कर सकते हैं। यस सर। जी। और सर करंट अफेयर्स का आप इंशाल्लाह ईद के बाद सेशन स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम यस, न्यूज़पेपर हम तब से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हम ना 3 सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में पहली बार पढ़ रही हूँ, तो आगे वाले लेक्चर से पहले मुझे पिछले वाले लेक्चर्स 2-2 3-3 बार सुनने पड़ते हैं टॉपिक समझने के लिए, तो इतना ज्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि मैं न्यूज़पेपर को भी टाइम दूं। तो अगर तो मैं आप थोड़ा न्यूज़पेपर सा को। निकालें बाकी चीजों को कवर करके, न्यूज़पेपर अभी बिगनर लेवल पे है तो उसको थोड़ा टाइम दे दें, मतलब सारा ना पढ़ें, 1-2 हेडिंग आप देख लें उसकी, ओवरऑल थोड़ा करके एडिटोरियल पेज पे चले जाएं। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें आइडिया होंगी कि चल क्या रहा है बाकी जगह पे। ठीक है सर। सर और मेरे ना पिछले लेक्चर्स के कुछ सवाल थे, वो मैं कल पूछ लूँ फिर, जी, करंट अफेयर बाकी से कल पूछ लें। रिलेटेड। ठीक है सर, वो आप थैंक मुझे यू। व्हाट्सएप भी करके पूछ सकती हैं। आई एम नाउ सर किए हैं। डन विद दिस लेक्चर। मुझे मैसेज किया आपने? जी सर। अच्छा, दोबारा कर दें, आई डोंट नो, आई थिंक आपका नेम सेव नहीं किया। आप सबके नाम में सेव कर लूंगा ऑटोमेटिकली इन डे और टू। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आज आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। कल हम दूसरा टॉपिक करेंगे अपना पाकिस्तान अफेयर्स का, और इस वीक हम पूरी पार्टीशन सारी कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।